7 अक्टूबर की सुबह 6:30 के करीब हमास ने एक के बाद एक 5000 रॉकेट इजराइल पर दागने का दावा किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। इस हमले में 100 से ज्यादा इजरायलियों की जान गई, वहीं 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने इजराइल में घुसपैठ कर दी। 1948 के बाद इजराइल में फिलिस्तीनी घुसपैठ का यह सबसे बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो दुश्मन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए इस तीसरे इंतिफादा की शुरुआत इसे कहा जा रहा है। आपको बताते हैं इंतिफादा का मतलब क्या है और इसका मतलब, और साथ ही साथ पहले हुए 2 इंतिफादा की कहानी भी समझने जैसी है। इंतिफादा एक अरबी शब्द है, इसे अंग्रेजी में शेक ऑफ कहते हैं। इजराइल के खिलाफ विद्रोह और उस पर जोरदार हमले को फिलिस्तीन के लोग इंतिफादा कहते हैं। एक ऐसा हमला जो इजराइल को पूरी तरह से हिला कर रख दे। 1987 में फिलिस्तीन में इस शब्द का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। ये वो मौका था जब इजरायली सैनिकों के खिलाफ लोग वेस्ट बैंक और गजा में जोरदार विरोध जता रहे थे। फिलिस्तीन मूल के अमेरिकी प्रोफेसर एडवर्ड सईद ने 1989 में इंतिफादा शब्द की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि यह अपनी ज़मीन, देश और इतिहास बचाने के लिए फिलिस्तीनियों की इजराइल के खिलाफ एक तरह की जवाबी कार्रवाई है। पहले इंतिफादा की शुरुआत 8 दिसंबर 1989 को हुई। इसकी वजह 4 फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत थी। दरअसल फिलिस्तीनी मजदूरों की एक कार से इजरायली आर्मी की टक्कर हो गई थी। इजराइल का कहना था कि ट्रक का ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन बहुत से अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने माना कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई थी, ताकि इससे कुछ दिन पहले चाकू घोंपकर मारे गए इजरायली सैनिकों की मौत का बदला लिया जा सके। फिलिस्तीनी मजदूरों की मौत के बाद इजरायली सैनिकों के खिलाफ हिंसा भड़क गई। इजरायली सैनिकों ने इसका जवाब गोलियां चलाकर दिया था। इससे हिंसा और भड़कती चली गई। पहले इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई आम लोग कर रहे थे, फिर देखते ही देखते फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के नेता यासिर अराफात ने इस पूरी बगावत की जिम्मेदारी खुद ले ली। फिलिस्तीनियों ने इजराइल जाकर काम करना, टैक्स देना और वहां का सामान खरीदने से इनकार कर दिया था। साथ ही फिलिस्तीनी इजराइल सैनिकों को देखते ही उन पर पत्थर और बोतलें फेंककर हमला करने लगे। माना जाता है कि पहले इंतिफादा में ही हमास का जन्म हुआ, जो अभी इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। पहले इंतिफादा के दौरान फिलिस्तीन के एक इमाम शेख अहमद यासिन ने मुस्लिम ब्रदरहुड और PLO को अप्रोच किया। यासिन 12 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते व्हील चेयर पर आ गया था। उसे ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता था। इसके बावजूद वो इजराइल के खिलाफ हमास बनाने में कामयाब रहा। इजराइल ने अपने कब्जे वाले इलाके में बगावत को दबाने के लिए कर्फ्यू लगाए, विद्रोहियों की गिरफ्तारी की। 1993 में इजराइल सरकार और PLO के बीच ओस्लो शांति समझौते के बाद पहला इंतिफादा खत्म हुआ। इसी समझौते से फिलिस्तीन को अपने कब्जे वाले इलाके में शासन का अधिकार मिला था। इजराइल के एक NGO बित्सलेम का दावा है कि 1993 के अंत तक 1203 फिलिस्तीनी और 179 इजरायली मारे गए। ये बात सितंबर 2000 की है। 28 सितंबर को इजराइल के विपक्षी नेता आरियल शेरोन पूर्वी यरूशलेम पहुंचते हैं। उनके यहां पहुंचने पर फिलिस्तीनी लोग उनका जोरदार विरोध करते हैं। इजरायली नेता के इस दौरे से फिलिस्तीनियों को लगा कि इजराइल अल अक्सा मस्जिद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। फिलिस्तीनियों का यही डर और इसकी वजह से शुरू हुए विरोध से दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई। हमास ने 6 अक्टूबर को आक्रोश दिवस मनाते हुए लोगों से इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला करने की अपील की। भले ही पहले इंतिफादा में फिलिस्तीनी इजरायली सेना पर पत्थर और बम ही फेंकते थे, लेकिन दूसरे इंतिफादा में हमास ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर इजराइल पर हमला बोला। इजराइल के शहरों और रिहायशी इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। हमास के आत्मघाती हमलावर इजराइल में घुसे और तबाही मचने लगी। अभी जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ वैसे ही हालात। होटलों, सड़कों और इमारतों में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। इस हमले के जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने गजा पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद ही इजराइल ने सीमा पर एक बड़ी दीवार बनाई ताकि दुश्मन चाहकर भी इजराइल में न घुस पाए। इजराइल के न्यूज़पेपर हारित्ज का दावा है कि दूसरे इंतिफादा में 1330 इजरायली जबकि 3300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। दूसरा इंतिफादा कब खत्म हुआ, इसको लेकर कोई एक निश्चित तारीख नहीं है। हालांकि फिलिस्तीन के उस वक्त के राष्ट्रपति यासिर अराफात की 2004 में मौत हो गई थी। इसके बाद इंतिफादा के तहत होने वाले हमले कम हो गए। धीरे धीरे इजरायली फोर्स ने एक बार फिर फिलिस्तीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब आपको बताते हैं इजराइल पर हमले करने वाला हमास क्या है।
और ये इंतिफादा क्या, तीसरा इंतिफादा आपने समझ लिया, बिल्कुल वही अंदाज़ है, उसी तरीके से हमला किया गया है। हमास को जानते हैं कि हमास की ताकत कैसे बढ़ी, शुरुआत के बारे में मैंने कुछ बताया भी है आपको। 1948 में इजराइल के जन्म के बाद भी फ़िलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फ़िलिस्तीन के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने फ़िलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फ़िलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं अद-दीन अल कासिम और पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजूक। एक और नेता है खालिद मशाल। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है। एक सोशल विंग भी है। इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिनमें ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी हैं, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना, ये इनके लक्ष्य हैं। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते अब ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ है। हमास ने ये हमला किया है। हमास आप देख रहे हैं एक तरीके से जो आतंकी संगठन होते हैं, उसी जैसे अमेरिका का कहना है, बकौल अमेरिका हमास के आतंकी इजराइल में मासूमों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमास को एक बड़े आतंकी संगठन के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये महज एक आतंकी संगठन भी नहीं, उससे थोड़ा सा फ़र्क इस लिहाज से है कि इसकी फंडिंग, इसका जो युद्ध करने का तरीका है और इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो किसी सेना की तरह दिखाई देती है। और इजराइल जैसे देश के खिलाफ हमला करना, इसमें 2-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक तो ये इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वहाँ से बहुत नज़दीकी पर है। भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप फ़िलिस्तीन और इजराइल को देखेंगे तो एक जगह पर खड़े होकर दूसरे देश को देख सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर मजबूत दीवारों की, कटीले तारों की और चारों तरफ से पूरे देश को सैनिकों के द्वारा या आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम के द्वारा कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इजराइल की भी मजबूरी है। वहीं फ़िलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना इसको बताता है। और ये सिर्फ बात फ़िलिस्तीन की नहीं होती। अब यहाँ पर ये मुस्लिम ब्रदरहुड आता है। मुस्लिम ब्रदरहुड का तात्पर्य आप समझते हैं, वो तमाम देश जहाँ पर इस्लाम है वो सभी एक दूसरे को भाई मानते हैं और कष्ट के समय पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब ये जो फंडिंग हो रही है ये कहाँ से हो रही है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। कतर ने भी बहुत स्पष्ट रुख रखा है, यानी वो भी अभी एक तरीके से फ़िलिस्तीन के साथ में दिखाई पड़ता है। वह ईरान साथ में दिखाई पड़ता है पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के। और अब मजबूत नेतृत्व, यासिर अराफात का नाम आपने बड़ा सुना था, लेकिन फिर उसके बाद में फ़िलिस्तीन के नेतृत्व के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना होगा। और उसके बाद इजराइल की पकड़ मजबूत होनी शुरू हुई। लेकिन अब ये हमास का बड़ा हमला है। हालांकि यहाँ पर बात रुकती नहीं है। एक नुकसान तो हो गया, ये एक तरह का आप बहुत बड़ा आतंकी हमला समझ सकते हैं अगर इसको अमेरिका की भाषा में समझा जाए तो, या हमास के अटैक के तौर पर भी देख सकते हैं, या फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में अपरोक्ष युद्ध। परोक्ष रूप से युद्ध तो जब शुरू होगा ये बहुत भयावह स्थिति देगा। इजराइल भी इस बात को जानता है। दोनों ही देशों को भारी नुकसान होना है और यही वजह है कि इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता के बादल भी हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भी हैं, इस पर बड़ी चर्चाएं भी चल रही हैं, समझाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इजराइल पर तो हमला हो गया, अब इजराइल को हमास के खिलाफ तो कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई कितनी बड़ी होगी? और ऐसा नहीं है कि हमास कोई नई चिंता का विषय इजराइल के लिए बना हो। अगर ये नई चिंता नहीं है तो फिर पुरानी रणनीति क्या हो, किस तरीके से आप हमास को काबू कर सकते हैं, हमास के ऊपर किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं, यही तो इजरायली सेना का मकसद होगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। इजराइल की तरफ से स्पष्ट कहा जा चुका है अपने नागरिकों को कि ये लड़ाई अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लड़ाई लंबी चलने वाली है। निश्चित तौर पर ऐसे में आने वाले दिनों में आप एक रक्त रंजित युद्ध देख सकते हैं। इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई कर सकता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। युद्ध अब भी जारी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई है कि हमास के बहुत सारे जो सैनिक हैं या उनकी जो विंग हैं अलग अलग, वो ऐसे रिहायशी इलाकों में इजराइल में पहुँच चुकी है जहाँ पर आम लोग रहते हैं। इनको बंधक बनाना, फिर इन पर कार्रवाई करते वक्त आम लोगों की जान जाना जो कि इजराइल के ही रहने वाले हैं, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय इजरायली सेना का रहेगा। कुल मिलाकर ये जो हमला हुआ ये बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग के साथ किया गया।